नमस्कार साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, खुश होंगे, जिंदा दिल होंगे और आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्ज़ाम को अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो दोस्त, हम लोगों ने इस चैनल पर अभी तक 2 लेक्चर साथ साथ कंप्लीट की थी। पहले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है दरअसल, ठीक है ना, हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले ये तो पता चल जाए ना कि हमें पढ़ना क्या क्या है, फिर उसके बाद पढ़ लेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंग्लिश के सिलेबस को समझा था, अच्छे से समझा था कि इंग्लिश में कौन कौन से सेगमेंट को हमको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। दूसरी और पहले लेक्चर में दरअसल हम लोगों ने एक छोटा सा सेगमेंट को भी कंप्लीट किया था जिसका नाम था सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो डूअर ऑफ एन एक्शन। तो किसी भी काम को करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, या फिर जिसके बारे में ना कुछ कहा जाता है, अबाउट विच समथिंग इज सेड, समथिंग इज कॉल्ड, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। और प्रीडिकेट किसे कहते हैं? तो प्रीडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी देता है ना उसी को प्रीडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने वाले को हम प्रीडिकेट कहते हैं। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे इंग्लिश की जो बेसिक एंटिटी है दोस्त, वो है लेटर। और लेटर से कैसे बनता है वर्ड, और वर्ड से फिर क्या बनता है फ्रेज, और फ्रेज से फिर क्या बनता है क्लॉज, और क्लॉज से फिर क्या बनता है सेंटेंस। तो ये हम लोगों ने पिछले कक्षा में देखा था। और साथ ही साथ ये भी देखा था कि फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज वर्ड का ग्रुप होता है, वर्ड का समूह होता है, ठीक ना, जिसके पास न तो अपना सब्जेक्ट होता है और न ही अपना वर्ब होता है, ठीक ना। ये हम लोगों ने देखा था पिछली कक्षा में। और ये भी देखा था कि इसके टाइप कितने होते हैं, ठीक ना। जैसे नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता है, एडवर्बियल फ्रेज होता है, ठीक ना। तो ये सब हम लोगों ने पिछले कक्षा में देख लिया था। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप इसी चैनल के दूसरा जो लेक्चर है फ्रेज एंड इट्स टाइप, उस लेक्चर को आप जाकर वहाँ देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर डिटेल्ड मैनर में आप देखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग ना अब आज फ्रेज से हम लोग कहाँ चल रहे हैं? क्लॉज की तरफ, ठीक ना। तो क्लॉज क्या होता है दोस्त? तो क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। Clause is a part of a sentence, but it does have its subject and verb. मैंने क्या लिखा? Clause is a part of a sentence, but it does have its subject and verb. क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट होता है, ठीक ना, लेकिन सेंटेंस का पार्ट होते हुए भी ना इसके पास क्या होता है? अपना सब्जेक्ट होता है और अपना वर्ब होता है, ठीक ना। चलिए एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर राहुल इज अ गुड स्टूडेंट बट he could not perform well this time. अब देखिए, दरअसल ये पूरा का पूरा सेंटेंस हुआ। क्यों? क्योंकि यहां से और फुल स्टॉप तो यहां दिख रहा है, तो ये तो पूरा का पूरा सेंटेंस है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें देयर आर 2 क्लॉजेस, ठीक है, इसमें 2 क्लॉज है। कौन कौन से क्लॉज है? आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए, राहुल इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, राहुल एक विद्यार्थी है, अच्छा विद्यार्थी है, अच्छा स्टूडेंट है। और यहाँ पे आप क्लॉज यहाँ पे देखिए, ही कुड नॉट परफॉर्म वेल दिस टाइम, वह इस बार अच्छा प्रदर्शन न कर सका, ठीक है, नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 क्लॉज है और 2 क्लॉज को जोड़ा है कौन? बट। और आपको पता है या नहीं पता है, फिर भी अगले क्लास में हम देखेंगे जब कंजंक्शन पढ़ेंगे, तो वहां पर आप अगर ये जान लीजिए कि 2 नाउन को जोड़ने वाले या फिर 2 क्लॉज को जोड़ने वाले, 2 फ्रेज को जोड़ने वाले, 2 सेंटेंस को जोड़ने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, दिस इज द फर्स्ट क्लॉज एंड दिस वन इज सेकेंड क्लॉज एंड बट ज्वाइंस बोथ ऑफ देम, ठीक है। बट जो कंजंक्शन है ये दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है। तो फिर क्या बोलेंगे कि ये दरअसल पहला क्लॉज हुआ और ये दूसरा क्लॉज हुआ। लेकिन क्लॉज सेंटेंस का पार्ट है,
क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, बट इसके पास ना अपना सब्जेक्ट होगा। अपना सब्जेक्ट कैसे है, राहुल इसका क्या है, इस क्लॉज का राहुल सब्जेक्ट है, अब वर्ब क्या है, इज यहाँ पे है। उसी प्रकार आप यहाँ पे देखें तो इस वाले क्लॉज में इसके पास सेंटेंस, इस क्लॉज का सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है ही, और वर्ब क्या है, तो कुड नॉट परफॉर्म। ठीक है, तो कुड नॉट परफॉर्म इसके पास अपना सब्जेक्ट हुआ, अपना वर्ब हुआ, तो ये भी एक क्लॉज हुआ और ये भी एक क्लॉज हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। ठीक ना, कि क्लॉज क्या है, एक सेंटेंस का पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन सेंटेंस का पार्ट होते हुए भी इसके पास अपना सब्जेक्ट होता है और अपना वर्ब होता है। कई बार इसका कंप्लीट मीनिंग भी निकलता है, कई बार नहीं भी निकलता है। ठीक ना, अभी हम लोग उसी पे आ रहे हैं। ठीक ना, क्या होता है डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज, इस सब पे अभी हम लोग आ रहे हैं। ठीक ना, तो आप लोगों ने देखा कि लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से बनता है फ्रेज। अब फ्रेज के टाइप्स हम लोग पिछले कक्षा में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्लॉज क्या होता है। क्लॉज क्या होता है, तो क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट होता है। सेंटेंस का पार्ट होते हुए भी इसके पास अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हम लोग देखेंगे क्लॉज कितने प्रकार का होता है, नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, ठीक ना, एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है। ठीक ना, इस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल अगर हम क्लॉज को अगर क्लासीफाई करें ब्रॉडर लेवल पे, तो दो पार्ट में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से, आप देखिए। चलिए, अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप इस डेफिनेशन को जरूर लिख ले। ठीक ना, इस डेफिनेशन को जरूर लिख ले। आप लिख ले क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस बट इट डज हैव इट्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, अगर आप चाहेंगे स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने ले लिया होगा। अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, चलिए, और जो दोस्त जो भी पढ़ाया होता है उसे सीरियसली पढ़े। ठीक ना, और अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में जरूर उसे नोट करें, ताकि आपको ना जब कभी रिवाइज करते वक्त ना आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम दोस्त देखें तो क्लॉज को ना ब्रॉडर लेवल पर दो भाग में क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक ना, एक को बोलते हैं प्रिंसिपल, या इसी को मेन बोल देते हैं, या इसी को इंडिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। दूसरे वाले क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, या इसी का एक और नाम है जिसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, दरअसल प्रिंसिपल क्लॉज को ही मेन क्लॉज भी कहा जाता है, और उसी का एक अलग और दूसरा नाम भी है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो नाम से हड़बड़ाया नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, अगर आप किसी बुक में देखते हैं प्रिंसिपल क्लॉज तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है। ठीक ना, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये तीनों एक ही चीजें हैं। ठीक ना, उसी प्रकार सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों एक ही है। ठीक ना, आप ऑफिस में जब कोई आदमी काम करते हैं तो मेरा सबऑर्डिनेट है। ठीक ना, सबऑर्डिनेट करते तो जूनियर। ठीक ना, चलिए, अब क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक थोड़ा सा ना आपको एक ये देता हूं। आप एक ये देखें यहाँ पे PRINCIPAL मैंने लिखा है ना। अच्छा, एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं PRINCIPLE। दोनों तो प्रिंसिपल ही बुलाता है कि नहीं। इसको भी बोलते हैं प्रिंसिपल, उसको भी बोलते हैं प्रिंसिपल, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। वहां पे PAL है और यहाँ पर PLE है। क्या दोनों वर्ड एक ही है या दोनों वर्ड अलग अलग है? कई बार लोग उल्टा लिख देते हैं, कहीं कहीं पे इसके बदले वहां, उसके बदले यहाँ लिख देते हैं, तो गलत है। ठीक ना, तो आप देखिए, इस प्रिंसिपल का अर्थ होता है सिद्धांत। क्या अर्थ होता है? सिद्धांत। ठीक है, और इस प्रिंसिपल का अर्थ होता है मुख्य या प्रधान। आप बोलते हैं ना टू द प्रिंसिपल, तो कौन वाला प्रिंसिपल? ये वाला प्रिंसिपल। ठीक ना, आप जब चिट्ठी लेटर लिखते हैं टीचर प्रिंसिपल को, चाहे बोलते प्रिंसिपल सर आ रहे हैं यहाँ, यानी कि ये प्रिंसिपल का अर्थ होता है मुख्य या प्रधानाचार्य या प्रधान। ठीक ना, और इस प्रिंसिपल का अर्थ होता है सिद्धांत। बोलते हैं ना कि मेरा ये प्रिंसिपल नहीं कहता है कि हम झूठ बोले। ठीक ना, तो प्रिंसिपल का अर्थ हो गया सिद्धांत। ठीक है, चलिए बाय बाय। अच्छा, एक और इसमें आप मेरे को ये बताइए, दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लगभग सिमिलर ही है। ठीक है, प्रिंसिपल। तो ये वर्ड जो है किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? आपको एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें
कि ये जो दोनों वर्ड है प्रिंसिपल PRINCIPAL और PRINCIPLE, ये दोनों वर्ड है किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, होमोग्राफ, होमोनीम या होमोफोन्स। आप जरूर कमेंट करें कि दोनों वर्ड किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग अपने फिर टॉपिक पे आते हैं। ये आपको एक जानकारी देना था क्योंकि 11th-12th के बच्चे कई बार इसके बदले उसका प्रयोग कर देते हैं तो फिर गड़बड़ होगा। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इसी एग्जाम्पल को लेता हूँ। राहुल इज ए गुड स्टूडेंट बट ही कुड नॉट परफॉर्म वेल दिस टाइम। अब आप देखेंगे तो प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज का मतलब होता है ये अपने अर्थ के लिए ना किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है, ठीक ना। प्रिंसिपल का अर्थ होता है मुख्य, इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है स्वतंत्र, ठीक ना, कि वो अपने अर्थ के लिए ना किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे देखें, राहुल इज अ गुड स्टूडेंट, इसका मीनिंग पूरा पूरा निकल रहा है, राहुल एक अच्छा विद्यार्थी है, ठीक है, तो इसका भी पूरा मीनिंग निकल रहा है। और इसका भी पूरा मीनिंग, ही कुड नॉट परफॉर्म वेल दिस टाइम, मगर इस बार वह अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, प्रदर्शन नहीं कर सका, तो इसका भी मीनिंग पूरा पूरा निकल रहा है। तो यहाँ दोनों के जो दोनों क्लॉज है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे हम लिखें इफ यू स्टडी सिस्टेमेटिकली you can clear any examination। अब यहां पर फिर से देखिए आप, इफ यू स्टडी सिस्टेमेटिकली, ठीक है, ये क्लॉज है और फिर से ये भी एक क्लॉज है, यू कैन क्लियर एनी एग्जामिनेशन। लेकिन आप यहां पर देखें, यहां पर कंडीशन लगा इफ यू स्टडी सिस्टेमेटिकली। अब इसका अर्थ हुआ कि अगर तुमने सिस्टेमेटिकली पढ़ते हो, अध्ययन करते हो, तो भाई साहब क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, नहीं नौकरी लगेगी, तो पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, आगे बताना पड़ेगा। इफ यू स्टडी सिस्टेमेटिकली यू कैन क्लियर एनी एग्जामिनेशन। अगर तुम ढंग से तरीके से पढ़ते हो, एक सिस्टमेटिकली पढ़ते हो, एक प्रणाली के तहत पढ़ते हो, ठीक ना, एक अप्रोच के साथ पढ़ते हो, तो तुम किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। देन यू कैन क्लियर एनी एग्जामिनेशन, तुम किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, किसी भी एग्जाम को पास कर सकते हो। तो इस क्लॉज का मीनिंग तभी निकलेगा जब इसको हम पढ़ते हैं तब। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड नहीं है, यू कैन क्लियर एनी एग्जामिनेशन। जैसे मैं किसी को बोलूँ, आपको ही बोलूँ कि यू कैन क्लियर एनी एग्जामिनेशन, तो इसका पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है कि आप किसी भी एग्जाम को पास कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो क्या हो जाएगा। इफ यू स्टडी सिस्टेमेटिकली, अगर आप एक प्रणाली के तहत एक अप्रोच के साथ पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, खराब रिजल्ट हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, नहीं नौकरी लगेगी, अच्छे पैकेज वाला लगे, क्या आप बोलेंगे ना, बोलो सर, आप बोलो तो मेरा क्या होगा अगर मैं अच्छे अप्रोच के साथ पढ़ता हूँ, अच्छे तरीके से पढ़ता हूँ, तो क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे, जिस क्लॉज का मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं निकलता है, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो दूसरे क्लॉज पे डिपेंड होता है, इसीलिए इसका नाम है डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और यहाँ पर आप देखे थे दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज था, क्यों, क्योंकि इसका भी मीनिंग पूरा पूरा अपने आप में निकल रहा था, इसका भी मीनिंग अपने आप में पूरा निकल रहा था, ठीक है। तो जब दोनों क्लॉज का पूरा पूरा मीनिंग तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। जब जिसका मीनिंग नहीं पूरा पूरा निकलता है अपने क्लॉज में, तो उसको बोलते हैं क्या, डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि वह अपने मीनिंग के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड है, ठीक है। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि प्रिंसिपल क्लॉज, और इसी को ना इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही दरअसल प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है या मेन क्लॉज कहा जाता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज दोनों कहा जाता है, और डिपेंडेंट क्लॉज को क्या बोला जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोला जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और अपने कॉपी में जरूर नोट करें, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप अब तक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं दोस्त, नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, ठीक ना, और एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है, उस पे आते हैं जरा।
चलिए, और जिस इसका जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आप उसको जरूर कॉपी में नोट करें, ठीक ना। कॉपी में नोट करेंगे तो आप अच्छा मार्क्स किसी भी एग्जाम में हासिल कर सकते हैं। चलिए, तो हम लेते हैं एक नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज, एक मैं ले रहा हूं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज, और थर्ड मैं ले रहा हूं एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, फ्रेज वाले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि जब एक वर्ड नाउन का काम करे तो उसे हम बोलते हैं नाउन। कोई वर्ड अगर नाउन के तरह इस्तेमाल होता है, नाउन की तरह उपयोग होता है, उससे बोलेंगे नाउन। लेकिन एक से ज्यादा वर्ड अगर नाउन की तरह इस्तेमाल हो तो उसे क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे, तो उसे हम फ्रेज बोलेंगे, ठीक ना। लेकिन उसी को आप एक कड़ी थोड़ा और आगे बढ़ा लें। अगर एक से ज्यादा वर्ड नाउन का काम करे और उसके पास अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब हो तो उसे नाउन फ्रेज नहीं, नाउन क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। एग्जांपल आप देखिए जैसे व्हाट ही सेड इज करेक्ट। उसने जो कहा सही है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सा इंग्लिश है, ये कौन सा ग्रामर है कि यहाँ पे आया है सब्जेक्ट और यहाँ पे V2 लग रहा है या V3 लग रहा है, उसके बाद फिर इज आया है, ये कैसे हो गया? सर पैसिव वॉइस में तो अलग स्ट्रक्चर था, उसमें इज एम आर के बाद V3 आता था, और ये तो पहले आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि आपको इसीलिए नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने क्लॉज को ना कभी आपने उस निगाह से देखा ही नहीं। आप हमेशा सीधा, हर टीचर या हर स्टूडेंट सीधा लेटर से वर्ड और वर्ड से सीधे फ्रेज और क्लॉज को सीधा गोली मारकर कहाँ पहुंच जाता है? सीधा सेंटेंस पर, ठीक ना। इसीलिए आपको क्लॉज नहीं समझ में आता। और जब आप लेंदी सेंटेंस मिलता है एग्जामिनेशन हॉल में तब आपको समझ नहीं आता कि दरअसल हो क्या रहा है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर ये कौन सा अजीब सा स्ट्रक्चर है। दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर सही से पढ़ेंगे, सही से समझने का प्रयास करें, आपको सब चीज समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी अभी मैंने बताया कि कोई अगर एक से ज्यादा वर्ड नाउन की तरह काम करे और उसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा तो नाउन फ्रेज कहलाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा वर्ड नाउन की तरह इस्तेमाल हो, नाउन का काम करे, लेकिन उसके पास अपना सब्जेक्ट भी हो और अपना वर्ब भी हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नाउन क्लॉज। अगर आप यहाँ पे देखिए दोस्त, तो इज क्या है? ये तो वर्ब है, ठीक ना। अभी हम लोग उस जार्गन में नहीं जाएंगे कि स्टेटिव वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ठीक ना। वो सब हम लोग अगले कक्षा में देखेंगे वर्ब वाले चैप्टर में। लेकिन अभी फिलहाल समझिए कि इज क्या है? वर्ब। और ये जो क्या है, व्हाट ही सेड, उसने जो कहा, ठीक ना, ये क्या है? सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और सब्जेक्ट के तौर पे कौन इस्तेमाल होता है? या तो इस्तेमाल होता है नाउन, या नाउन क्लॉज, या नाउन फ्रेज, यही इस्तेमाल होता है। अब हमको ये जांचना है कि अच्छा ये नाउन क्लॉज या नाउन फ्रेज, तो देखिए इसके पास अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब भी है, तो इसको नाउन फ्रेज ना बोल के क्या बोलेंगे? नाउन क्लॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाउन क्लॉज, ठीक है। व्हाट ही सेड इज करेक्ट, ठीक है, उसने जो कहा सही है। तो ये क्या हो गया? व्हाट ही सेड किस प्रकार का क्लॉज हुआ? नाउन क्लॉज हुआ, ठीक है। अच्छा चलिए एक और देख लेते एग्जांपल। आई न्यू व्हेन ही रीच्ड देयर। अब देखिए दोस्त, जो नाउन होता है वो या तो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है या ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे या सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आई क्या है? सब्जेक्ट। न्यू क्या है? ये वर्ब है। अब ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है दोस्त, ठीक ना। आई न्यू, मुझे पता था या मैं जानता था। क्या जानता था? व्हाट आई नो या व्हाट आई न्यू, मैं क्या जानता था? व्हेन ही रीच्ड देयर, ठीक ना, वह कब वहां पहुंचा, ठीक ना। तो
आई क्या होगा, सब्जेक्ट का, न्यू क्या होगा, वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होगा, या नाउन क्लॉज होगा, या नाउन फ्रेज होगा, और एक वर्ड रहता तब ना हम नाउन बोलते, ये तो नाउन होगा नहीं, यहाँ से यहाँ ले, ठीक ना। अच्छा, नाउन फ्रेज भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब भी है, तो फिर से ये क्या है, एक नाउन क्लॉज ही है दोस्त मेरे, ध्यान से देखिए, ये क्या है, नाउन क्लॉज ही है। व्हेन ही रीच्ड देयर, जब वह वहां पहुंचा, ये क्या है, नाउन क्लॉज ही है। लेकिन यह नाउन क्लॉज किस तौर पे इस्तेमाल हुआ है, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ, और ये किसके तौर पे इस्तेमाल हुआ, नाउन क्लॉज, इस सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। समझ पा रहे हैं। तो और नाउन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, या तो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा, या ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा, ठीक ना। तो आपने एक में देखा क्या है, नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कहाँ देखा, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो नाउन क्लॉज उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक ना। चाहे एक और एग्जांपल आप ले लें, आई बिलीव इन ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, ये आई क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, बिलीव क्या है, वर्ब है, ठीक ना। अब इन जो लगता है, इन क्या प्रिपोजिशन है, और प्रिपोजिशन किसके पहले पोजीशन होता है, किसके पहले आता है, तो नाउन के पहले आता है, या नाउन फ्रेज के पहले आता है, या नाउन क्लॉज के पहले आता है। अब यहाँ पे देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी क्या है, इसको नाउन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि एक वर्ड रहता तो नाउन हो सकता था, लेकिन इसको नाउन फ्रेज भी नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके पास अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब है, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी क्या हो जाएगा, एक फिर से एक नाउन क्लॉज हो जाएगा, ये भी क्या है, नाउन क्लॉज, ठीक है। तो आप तीन सेंटेंस में देखें, एक पे क्या सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ, और यहाँ पे प्रीपोजिशन, मतलब इसके पहले प्रीपोजिशन कोई आ गया है, तो यहाँ भी नाउन क्लॉज के तौर पे इस्तेमाल हुआ है क्लॉज, ठीक है। तो नाउन क्लॉज क्या है, कि बस आपको कुछ नहीं रखना है, कुछ नहीं याद करना, आप यहाँ देखें, सिंपल से समझें कि नाउन क्लॉज क्या है। अगर एक वर्ड नाउन का काम करे, नाउन के फंक्शन को शो करे, तो उसे क्या बोलेंगे, नाउन बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा वर्ड ग्रुप में, ठीक ना, अगर वर्ड का ग्रुप जो है ना, समूह, शब्दों का समूह, अगर नाउन का काम करे और उसके पास अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब ना हो, तो उसे बोलेंगे नाउन फ्रेज बोलेंगे। लेकिन एक से ज्यादा वर्ड अगर नाउन का काम करे और उसके पास अपना सब्जेक्ट भी हो, अपना वर्ब भी हो, तो उसे क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज नहीं दोस्त, नाउन क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। और नाउन क्लॉज अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक ना। तो आप इस सब एग्जाम्पल को भी नोट कर ले, व्हाट ही सेड इज करेक्ट, उसने जो कुछ जो कहा सही है। आई न्यू व्हेन ही रीच्ड देयर, मैं जानता था वह कब वहां पहुंचा, ठीक है, ये मुझे पता है। आई बिलीव इन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब यहाँ पर आई बिलीव, और यहाँ पे जो नाउन क्लॉज उससे पहले प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है। तो नाउन क्लॉज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब एडजेक्टिव क्लॉज की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपको नोट करना है, जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी पे जरूर इसे नोट कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एडजेक्टिव क्लॉज पे। चलिए दोस्त, अब नाउन क्लॉज के बाद देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक ना। एक और सेंटेंस में लिखता हूं,
अब देखिए, आई न्यू द टाइम, भाई कौन सा टाइम जानते हो? वेन ही रीच्ड देयर, जब वह वहां पहुंचा। मैं वह समय जानता हूं जब वह वहां पहुंचा। अब यहां पर आप देखें तो ये वेन ही रीच्ड देयर जो है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? टाइम को क्वालिफाई कर रहा है। तो टाइम क्या है? एक नाउन है। ये क्या है? एक नाउन। और नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या हो जाता है? एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव को तब बोलेंगे जब एक वर्ड हो। ये तो एडजेक्टिव है नहीं, एक से ज्यादा वर्ड है। अब ये पता करेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज है या एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, तो पहली बात, इसके पास अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब है, तो इसको एडजेक्टिव फ्रेज ना बोल करके एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। तो दिस इज एन एडजेक्टिव क्लॉज, ADJECTIVECLAUSE। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। ठीक है, क्योंकि इस वाले सेंटेंस में ये जो क्लॉज है किसको क्वालिफाई कर रहा है? आई नो द टाइम, कौन सा टाइम, कौन सा समय? व्हेन ही रीच देयर। अब ये जो पूरा का पूरा क्लॉज है यहां से लेकर के व्हेन ही रीच देयर, ये पूरा का पूरा जो किसको क्वालिफाई कर रहा है? टाइम को क्वालिफाई कर रहा है। और टाइम क्या है? नाउन है। और नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। और एक से ज्यादा वर्ड रहता है तो एडजेक्टिव तो बोल नहीं सकते, उसे एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज बोलना पड़ेगा। और चूंकि इसके पास अपना सब्जेक्ट है और अपना वर्ब है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, आई मेट अ गर्ल whose eyes are blue। तो आई क्या होगा? सब्जेक्ट, मेट। अब यहां पर अ गर्ल है, एक लड़की। कौन सी लड़की? whose eyes are blue, ब्लू, जिसकी आंखें नीली है। तो ये एक गर्ल क्या हुआ? ये नाउन हो गया। ठीक है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया ये क्लॉज। तो नाउन को क्वालिफाई करने वाले क्लॉज को क्या बोलते हैं? तो एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, समझ में आया? यहां पर आई मेट अ गर्ल, कौन सी गर्ल? किस लड़की से बात कर रहे हैं? किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं? जिसकी आंखें नीली है। हुज आईज आर ब्लू, जिसकी आंखें नीली है। तो दरअसल ये हुज आईज आर ब्लू किसके लिए आया है? इस लड़की को क्वालिफाई करने के लिए, इस लड़की के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है कि हुज आईज आर ब्लू, जिसकी आंखें नीली है। हाँ, उसमें खो मत जाना। चलो आए हैं, आ जाओ। चलिए तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए नाउन क्लॉज हम लोग ने समझ लिया, एडजेक्टिव क्लॉज समझ लिया। ठीक ना, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक ना, तीसरा एग्जांपल हो जाएगा पंडित नेहरू। पंडित नेहरू who served our country as a prime minister, देखिए पंडित नेहरू हु सर्व्ड आवर कंट्री एज अ प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने। अब पंडित नेहरू क्या है? एक नाउन है, सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा? नाउन होगा। अब इसको क्वालिफाई करने के लिए पंडित नेहरू की एडिशनल जानकारी दे रहा है, कौन सा? ये पूरा का पूरा क्लॉज, हु सर्व्ड आवर कंट्री एज अ प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने बतौर प्रधानमंत्री अपनी सेवाएं दी। तो दरअसल ये क्या हो गया दोस्त? ये हो जाएगा फिर से एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, क्योंकि पंडित नेहरू एक नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने वाले क्लॉज को क्या बोलेंगे? तो नाउन को क्वालिफाई करने वाले क्लॉज को बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक ना, ये तो क्लॉज है, चूंकि इसके पास अपना सब्जेक्ट भी अपना वर्ब भी है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए इसको एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा दूं। मिटाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको अपने कॉपी में जरूर नोट करें। ठीक है, चलिए इसको मिटाता हूं मैं। समझ में आ गया ना एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं? तो एक नाउन को क्वालिफाई करने वाले क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। ठीक ना, चलिए मिटाता हूं।
आप इसको कॉपी में जरूर नोट करें और तभी जाकर के आप रिवीजन अच्छा से कर पाएंगे। फिर जब आप रिवीजन करना चाहें रिवीजन कर सकते हैं, आपके पास कॉपी होगा, ठीक ना। चलिए अब आते हैं आगे। अब हमने नाउन क्लॉज भी समझ लिया दोस्त, एडजेक्टिव क्लॉज भी समझ लिया। अब तीसरा हमारा क्या है, एडवर्बियल क्लॉज, ठीक ना। चलिए देखिए, आई मेट हिम व्हेन ही रीच्ड देयर। ध्यान से देखिए, आई मेट हिम व्हेन ही रीच्ड देयर। आई मेट हिम, मैं उससे मिला। कब मिला? व्हेन ही रीच्ड देयर, जब वह यहाँ पहुंचा, जब वह वहां पहुंचा, ठीक ना। तो दरअसल आई मेट हिम व्हेन ही रीच्ड देयर, अब ये जो पूरा का पूरा क्लॉज है इसके, आई मेट हिम मैं मिला, व्हेन ही रीच्ड देयर मैं कब मिला, जब वह वहां पहुंचा। तो ये क्या हुआ, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि ये क्लॉज जो है ना एडवर्बियल क्लॉज टाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक ना। आई मेट हिम, मैं उससे मिला। कब मिला? व्हेन ही रीच्ड देयर। और आपको पता है कि कोई भी वर्ब को क्वालिफाई करने वाले को क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। अगर आप एडवर्ब में भी कैटेगरी होता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब क्या, तो यहाँ पे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है। चूंकि आई मेट हिम कब मिला, तो कब का जो जवाब देता क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ पे तो एडवर्ब है नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्लॉज है, तो इसलिए इसको एडवर्ब ऑफ टाइम ना बोल के बोलेंगे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है, बात समझ में आई? तो आज की क्लास में हम लोगों ने समझा नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है और एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। रागिनी talked her when she reached there। एक और एग्जाम्पल, रागिनी टॉक्ड हर, रागिनी से बात की, कब की, when she reached there, जब वह वहां पहुंची। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे क्या है, जो टॉक है इसको क्वालिफाई करने के लिए आया है। ठीक है, जो वर्ब है इसको क्वालिफाई करने के लिए आया है, और वर्ब को जो क्वालिफाई करता है उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, सीधी सी बात है। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, और चूंकि टाइम को डिनोट कर रहा है, कब, तो कब का जवाब जो देता है उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब तो है नहीं, क्योंकि एडवर्बियल क्लॉज है, क्योंकि एक तो वर्ड रहता तब ना एडवर्ब बोलते हैं, एक से ज्यादा वर्ड है, ठीक ना, और इसके पास अपना सब्जेक्ट भी अपना वर्ब भी है, तो इसलिए इसको बोलेंगे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है दोस्त, तो यहां तक की कहानी उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक ना। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा दरअसल कि क्लॉज किसे कहते हैं। तो क्लॉज एक 2-4 मिनट में मैं समअप कर देता हूं, ठीक ना। क्लॉज किसे कहते हैं, तो क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट होता है जिसके पास अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है, ठीक ना। कई बार क्लॉज के पास पूरा कंप्लीट मीनिंग होता है तो उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, और कई बार क्लॉज के पास अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, उसको अपना मीनिंग बताने के लिए उसका पूरा मीनिंग तब निकलता है जब वो दूसरे क्लॉज, मतलब दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है। तो इसीलिए उस प्रकार के क्लॉज को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। उसका अपना पूरा मीनिंग नहीं निकलता अपने आप में, अपने मीनिंग के लिए दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है उसको, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज तीनों एक ही बात है, ठीक है। उसी प्रकार सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने समझा ये कि क्लॉज को अगर हम ऐसे क्लासिफाई करें तो इसमें 3 क्लासिफिकेशन हो सकता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्बियल क्लॉज, ठीक है। तो 3 प्रकार से हम लोगों ने 3 प्रकार के क्लॉज को भी देखा भी कि नाउन क्लॉज किसे बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज किसे बोलेंगे और एडवर्बियल क्लॉज किसे बोलेंगे, ठीक ना। नाउन क्लॉज उसे बोलते हैं दोस्त जब ना एक वर्ड नाउन का काम करे, तो नाउन, एक से ज्यादा वर्ड नाउन का काम करे लेकिन उसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज। और एक से ज्यादा वर्ड नाउन का काम करे लेकिन उसके पास अपना सब्जेक्ट भी हो और अपना वर्ब भी हो तो उसे क्या बोलेंगे दोस्त, उसे बोलेंगे नाउन क्लॉज।
ठीक है। चलिए, और एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं? तो नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन एक से ज्यादा वर्ड अगर क्वालिफाई करे एक नाउन को तो उसके बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। उसके पास अपना वर्ब और अपना सब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा वर्ड एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और उसके पास अपना सब्जेक्ट भी है, अपना वर्ब भी है, तो उसे क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, और तीसरा क्या है? एडवर्बियल क्लॉज। अगर एक से ज्यादा वर्ड मिल करके ना किसी वर्ब को क्वालिफाई करे, ठीक है। एडवर्ब तो उसी को बोलते हैं जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। यहाँ आपने देखा ना इस वाले में कब मिला भाई साहब, तो ये पूरा का पूरा जो है ना ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, मेट को मिला। कब मिला? तो व्हेन ही रीच देयर। तो ये पूरा का पूरा क्लॉज क्या आ जाएगा? एडवर्बियल क्लॉज। अगर आप इस क्लासिफिकेशन और करें तो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखिए रागिनी टॉक्ड हर, रागिनी कब उससे बात की? तो जब वो वहां पहुंची, तो व्हेन शी रीच देयर, तो फिर से ही टॉक्ड इसको क्वालिफाई करने के लिए आया है। और इसको जब वर्ब को क्वालिफाई करें तो उसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। लेकिन एक वर्ड होता है एडवर्ब बोल देंगे, एक से ज्यादा वर्ड होते हैं एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे, लेकिन उसके पास अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब भी हो तो उसे बोलेंगे एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप अपने दोस्तों से जरूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अधिकतर टीचर ना क्या करते हैं दोस्त, अधिकतर टीचर चाहे अधिकतर स्टूडेंट यही पढ़े होते क्या? लेटर, LETTER, लेटर से बन गया वर्ड। अब वर्ड से सीधा जंप करते हैं कहां पे? सेंटेंस पे। ठीक है, तो दोस्त मैंने आपको ये आज बताया कि इसके बीच में दो और चीजें होती हैं जिसको फ्रेज बोलते हैं और क्लॉज बोलते हैं। इसीलिए आप जब अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर खत्म होता है। ठीक ना, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहां पर कौन सा है, तो भाई साहब इतना क्लॉज और इतना फ्रेज इस्तेमाल हो जाता है ना, क्योंकि यहां से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप यहां रहता है। अब आपको समझ में नहीं आता दरअसल कि इसके बीच में क्या लिखा हुआ है, तो अब आपको अब समझ में आ रहा हो कैसे कि कौन सा क्लॉज है या कौन सा फ्रेज है और किसको क्वालिफाई करने के लिए आया है। तो आप इस तरह से जंप ना करें लेटर से वर्ड और वर्ड से सीधा सेंटेंस, नहीं, कभी नहीं। ठीक है, आप लेटर से वर्ड और वर्ड से फ्रेज, अब फ्रेज के बाद क्लॉज पढ़े, क्लॉज के बाद सेंटेंस पढ़े, और हमने भी यही सीक्वेंस रखा है। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक ना, ठीक है, सेंटेंस का टाइप जो होता है असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक ना, निगेटिव, असर्टिव में ही निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों को मिलाकर असर्टिव बोल देते, ठीक ना, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो उस प्रकार को हम देखेंगे। ठीक ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस को देखेंगे। और उसके बाद और हालांकि सेंटेंस का जो दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, वो हम लोगों ने पिछली कक्षा में फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर रखा था। ठीक है, तो अगर आप सब्जेक्ट और प्रीडिकेट में आपको दिक्कत होता है पहचानने में, तो आप जरूर इस वीडियो को चेकआउट करें, इसी चैनल पर उपलब्ध है। ठीक ना, इंग्लिश विद आनंद। ठीक है, और यदि आपके आसपास कोई इंग्लिश का मरीज हो जिसको इंग्लिश रत्ती भर नहीं समझ में आता है, इंग्लिश कैसे देखें, इंग्लिश को कैसे करें, ठीक है, ताकि अच्छा स्कोर कर सके एग्जाम में, तो आप जरूर इस चैनल को सजेस्ट करें, इंग्लिश विद आनंद। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो आपको नई नई जानकारियाँ मिलेगा। और हाँ, एक जो मैंने दिया था आपको टास्क, वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि प्रिंसिपल PRINCIPLE और PRINCIPAL, ये दोनों वर्ड जो है किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और PLE का अर्थ होता है प्रिंसिपल में, PLE जो रहेगा उसका अर्थ होता है सिद्धांत, और PAL ज्यादा उसका अर्थ होता है प्रधान या मुख्य या प्रधानाचार्य। ठीक है, तो आज की क्लास में उम्मीद करता हूँ इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है, ले लिए होंगे। और चलिए, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और फिर नेक्स्ट क्लास में सेंटेंस के टाइप पर मैं एक वीडियो लेकर के आता हूँ। और थोड़ा क्षमा चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ा सा लेट से अपलोड हो पा रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी बीच में आ गई थी जिस वजह से हम नहीं वीडियो बना पा रहे थे। लेकिन अब उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही से जल्द सेंटेंस के ऊपर एक वीडियो आपके लिए जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।